साइट, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या चीज, स्पेक्ट्रिन और उसको जोड़ती हुई एंकाइरिन, और मेम्ब्रेन का मतलब लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन, नहीं? ओके, तो इसमें जो फर्स्ट चीज हमारे पास है, अब ये देखिए, ये पूरा होलिस्टिक व्यू है, इसको याद नहीं करना है, इसमें कुछ कुछ हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें मेनली देखिए, अच्छा इसमें जो मेन 3 शेप्स का आरबीसी हो सकता है, अभी बताया ना कि शेप मेंटेन करने के लिए यही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 शेप का आरबीसी मेजरली हो सकता है। एक होता है हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, तो उसमें स्फेरिकल हो जाएगी, है ना। एक दूसरा था हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, उसमें इलिप्टिकल शेप का हो जाएगा या ओवल शेप का हो जाएगा। और एक था स्टोमेटोसाइटोसिस, बताया ना कि कैटायन अगर डिफेक्टिव हो गया तो क्या होता है कि ओवर हाइड्रेटेड हो जाती है। अच्छा, जो सेंट्रल पैलर होता है वो क्या होता है, सेंट्रल पैलर मतलब वो राउंड होता है ना, गोल होता है, जो बीच में जो पैलर दिखता है ना। अब इस जो राउंडेड शेप है इसका चेंज होके शेप स्लिट लाइक हो जाता है, और हमारा माउथ का शेप कैसा होता है, स्लिट लाइक, और माउथ को स्टोमेटा बोलते थे, याद है ना, अगर प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें भी स्टोमेटोसाइट्स होती थी, नहीं? तो ऐसे को क्या बोल सकते हैं हम, स्टोमेटा बोल सकते हैं, नहीं? अगर स्टोमेटा लाइक स्लिट लाइक किसी में अपीयरेंस हो गया तो उसको जब पहली बार किसी ने देखा होगा तो बोला होगा भाई भाई ये तो स्टोमेटोसाइट है, नहीं? और कुछ सेल्स क्या हो सकती है, ये तो ओवर हाइड्रेशन की वजह से हुआ, लेकिन सेम म्यूटेशन की वजह से कुछ में खूब सारा ब्लड निकल सकता है, मतलब अंदर से जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स है और स्पेशली वाटर है वो निकल सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि वाटर नहीं है तो जीरो शेप। तो मेन 3 शेप प्लस 1-2 और शेप है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रोटीन तो हमारे पास फिक्स है, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना। अच्छा देखिए, sPTA1 है, sPTA2 है, मतलब बी है, तो ये क्या है, अल्फा स्पेक्ट्रम बीटा स्पेक्ट्रम, है ना। ये देखना है ना, ये थोड़ा थोड़ा बस बस देखना, याद नहीं करना, लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि न याद रहेगा ना, मतलब बस बस देख लीजिए, जहां जो कहेंगे उतना बस एक लाइन लिख लीजिएगा। अच्छा, ANK1 लिखा हुआ है ना, ये नहीं लग रहा आपको एंकाइरिन होगा, नहीं? अगर थोड़ा सा मतलब एंकाइरिन का ही तो शॉर्ट फॉर्म ANK1 हो सकता है, तो ये एंकाइरिन प्रोटीन है, याद रहेगा। अच्छा, SLC4A1, इसको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बैंड 3 मतलब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो हम लोग ज्यादा याद रखते हैं क्योंकि वही ज्यादा गड़बड़ करता है, नहीं? मतलब वही ज्यादा हर बार हमसे पूछा जाता है किसी न किसी फॉर्म में। तो अभी लिखना नहीं है, मैं बताता हूँ क्या लिखना, मतलब अभी टेंशन मत लो, ये सब तो किताब में लिखा है, हर्षन में। तो ये हो गया, याद रहेगा ना कि जो SLC करके है वो वाला बैंड 3 है। ओके, EPTB4, ये 2 बैंड थे, एक तो 4.1 हमने बताया था, ये 4.2 और 4.1, ये 2 बैंड्स अलग से ना, 2 अलग प्रोटीन्स थी, तो इनका भी तो कोई जेनेटिक बेसिस होगा तभी तो ये वहां पे आएंगी। कोई प्रोटीन नहीं बन सकती ना जब तक उससे कंपेरेबल जीन ना हो बॉडी में। तो ये बैंड 1 और बैंड 4.1 एंड बैंड 4.2, बैंड मतलब कुछ नहीं है, प्रोटीन है, वो नाम रखने के लिए, जैसे बैंड 3 है वैसे 4.1 4.2, ठीक है। तो ये याद नहीं करना। अच्छा, ये RH नहीं लग रहा है कि RH एंटीजन हो गई, है ना, तो कोई टेंशन नहीं, तो RH एंटीजन है ये। अच्छा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, ये है PIEZ01, नहीं, ये कुछ नहीं है, ये एक ना ऐसा, जब डिफॉर्मिटी होती है तो आपको, अच्छा मान लीजिए आरबीसी के अंदर, आरबीसी को क्या करती है, जब स्मॉल कैपिलरी से होके जाती है, डायबिटिस बोलते हैं ना, स्मॉल कैपिलरी से जाती है तो फोल्ड होती है, फोल्ड होती है, इसका मतलब जब भी शियर स्ट्रेस, मतलब बाहर से कोई स्ट्रेस हो रहा होगा तो उसको अपने अंदर का इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना पड़ेगा, तभी तो वहां का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को शिफ्ट कर सकती है, तभी तो आपस में फोल्ड कर सकती है ये प्रोटीन, क्योंकि ये सब फाइब्रस प्रोटीन है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी तो कर पाएगी। तो ऐसे में आपको जरूर कोई ऐसा रिसेप्टर चाहिए जो इस चीज को, स्ट्रेस को महसूस करके और कोई इलेक्ट्रोलाइट या इनका जो चेंज है उसको कर पाए, नहीं? तो ऐसे को मैकेनो रिसेप्टर बोलते थे, नहीं? याद है ना कि कोई भी मैकेनिकल उसमें होता था, न्यूरोलॉजी थोड़ा सा याद होगा, तो छोड़ो कोई बात। तो एक ना मैकेनो रिसेप्टर होता है जो ट्रिगर करता है कैटायंस का मूवमेंट, तभी तो। अच्छा,
सोडियम बाहर निकल जाएगा तो वहां डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां और पतली हो जाएगी आरबीसी, तो वो फोल्ड कर सकती है वहां। ऐसे समझ लीजिए, वो तो ये ऐसा होता नहीं होगा बट ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक कोई पोटेशियम चैनल है, इसको छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये सबसे नीचे वाला एक हम लोग याद कर लेते हैं, ये भी एसएलसी है, मतलब ये भी कोई ऐसा चीज होगा जो मूवमेंट से रिलेटेड होगा। ये सब नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये सब वैसी प्रोटीन है जो कुछ ना कुछ को अंदर बाहर जाने को रेगुलेट करती हैं। और ये याद है ना, ग्लट 1 2 3 4 ये सब क्या थे, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में काम आते थे। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, और बीसी पे ग्लट 1 होता है, नहीं लीवर में ग्लट 1 होता है। ऐसे ऐसे याद करते थे ना हम लोग, ग्लट 1 2 3 4 किडनी में क्या होता था याद करते थे ना जब डायबिटीज पढ़ते थे। तो थोड़ा सा व्यू मिल गया आप लोगों को कि ये क्या है। अब इस चीज को हम लोग अब याद करेंगे। ये एक फोटो है जो दी गई है। अच्छा, SLC4A1 क्या था, बैंड ट्री। तो लिखिए ना साइड में, अब इसी को हमें बनाना है, इसी को हमें बनाना है। तो ऐसा तीन पहले सेल, कहां से इसका कॉन्सेप्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए ओवल एक सेल बनी हुई है, गोल गोल, ये स्पीरोसाइट है, तो सबसे ऊपर स्पीरोसाइट बना दीजिए। बीच में देखिए एक ओवल, ओवल इलिप्टिकल शेप, अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एक ओवेलोसाइट बनी हुई है, ओवल ओवल। और सबसे नीचे एक नॉर्मल शेप जैसा आरबीसी बना हुआ है, बट उसमें जो बीच वाला है वो स्लिट लाइक है ना। तो ये तीन बना लिया आपने। ओके, तो ये SLC4A1 नहीं याद रहेगा ना, बैंड ट्री याद किया, लिख दीजिए बैंड ट्री। जीन का नाम मत लिखिए, सीधे प्रोटीन लिख दीजिए, बैंड ट्री। अगर बैंड ट्री का डिफेक्ट होगा तो ये तीनों तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी जीन में बहुत सारे म्यूटेशन हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि एक म्यूटेशन हो। तो SLC जो है इसको ऑब्लिक करके बैंड ट्री लिख दीजिए। अगर SLC4A1 नहीं लिखते तो खाली बैंड ट्री लिख दीजिए। प्रोटीन का नाम याद करने करें ना तो याद करना आसान है, क्योंकि वो अभी याद किया। तो बैंड 3, इसका मतलब जो बैंड 3 का म्यूटेशन होगा उसमें तीनों चीज डेवलप हो सकती है। स्पीरोसाइट भी बन सकते हैं, इलिप्टोसाइट भी बन सकते हैं, और ओके। अब ये बताइए SPTB एंड SPT1 ये क्या था, अल्फा स्पेक्ट्रिन था और बीटा स्पेक्ट्रिन था, है ना। तो ये ना, ये TBBB मत लिखिएगा, इसको लिखिए अल्फा स्पेक्ट्रिन एंड बीटा स्पेक्ट्रिन। और इन दोनों का म्यूटेशन होगा तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस भी हो सकती है, इलिप्टोसाइटोसिस भी हो सकती है। ठीक है, ठीक, लिख लिया। अच्छा, तो ये तो हो गया कॉमन, यानी जब भी आपको कोई किसी में भी 60 नोट आएगा तो एक चीज तो पक्का है ना कि ये जेनेटिकली बहुत हेट्रोजेनस है। एक ही प्रोटीन का म्यूटेशन बहुत सारा सेव करा सकता है। इनफैक्ट कुछ ऐसी प्रोटीन है जैसे बैंड 3 सब सेव करा सकता है, नहीं। अब AMK1 क्या था, एंकाइरिन। एंकाइरिन की वजह से स्पेसिफिकली क्या होती है, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटिस, एंकाइरिन 1। अच्छा, EPB42 ये 42 है, यानी बैंड 4.2 होगा ये, उसकी वजह से क्या होगा, स्पीरोसाइटोसिस। तो एएनके में एनके मत लिखना भाई, जो बताने एंकाइरिन लिखना, और यहाँ पे बैंड 4.2 लिखना, कहाँ पे, स्पीरोसाइटोसिस की तरफ। अच्छा, EPB41 ये तो बैंड बी, बैंड 4.1, इसकी वजह से इलेक्ट्रोसाइटोसिस होगा, नहीं। अच्छा, RH क्या था, RH एंटीजन, उसकी वजह से ये हो गया स्टोमेटिक, नहीं। अच्छा, PIGZ01 क्या है, ये कुछ कुछ ट्रांसपोर्टर थे, नहीं कुछ अलग से ट्रांसपोर्टर थे, कैटायन ट्रांसपोर्टर थे। और SLC2A1 सबसे नीचे वाला था। अच्छा देखिए, यहीं से SLC2A1 है, ये SLC4A1, ये ग्लट रिसेप्टर्स है और ये बैंड 3 है। तो ग्लट या सीधे ग्लट रिसेप्टर लिख दीजिए, यहाँ पे RH एंटीजन लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कैटायन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इजी, याद हो गया। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स 2-3 लाइन लिखते हैं जो कहीं कहीं MCQ में काम आ सकता है। जरा देखिए इसको फिर से एनालाइज करने की कोशिश करें। अच्छा देखिए, पहला है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, अल्फा स्पेक्ट्रिन। इसमें हम चाहते हैं कि एक पॉइंट लिखिए कि 65% ऑफ ऑल
हेरिडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस केसेस आर ड्यू टू अल्फा स्पेक्ट्रम। कहाँ लिखेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। हेरिडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस है ना, क्या चीज हमने बोला, अल्फा स्पेक्ट्रिन। अगर हम साथ में बोलना चाहें तो स्पेक्ट्रिन नहीं, और इसमें अल्फा स्पेक्ट्रिन एसपीटी यहाँ पे लिखा होगा ना आपने अल्फा स्पेक्ट्रिन। तो ये जब नीचे तीर बनाने यहाँ लिख दीजिए 65%। ये नीचे जैसे इलेप्टोसाइटोसिस की तरफ तीर बनाए होंगे ना, ये उसको लिख दीजिए मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो जब कहीं गलती से आगे, वैसे नहीं कभी शॉर्ट नोट आएगा आपको इलेप्टोसाइटोसिस पे लिखने के, क्योंकि यूजी लेवल की बात नहीं है। लेकिन आ भी गया तो हमें एक चीज पता होगी, एक चीज पता होगी कि बहुत सारे म्यूटेशन होते थे जो ये करते थे, बट मोस्ट कॉमन कौन सा था, एंकाइन अल्फा स्पेक्ट्रम, सॉरी। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आइडिया लग जाएगा। अब दूसरा थोड़ा इसमें फिर से हम लोग क्लींस करने का कोशिश करते हैं, एक आध दो चीज। अच्छा देखिए, ये वाला है ANK1 एंकाइरिन। इसके अंदर मे अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्क्लेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस पे डेफिनेटली आपको कभी शॉर्ट नोट लिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एंकाइरिन लिखा होगा आपने, एंकाइरिन यहाँ पे लिख दीजिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटिस। अगर हम नंबर बताना चाहें तो लिख सकते हैं 50% ऑफ द केसेस, है ना। ओके, थोड़ा और इसमें से कुछ निकालते हैं, देखते हैं। ये देखिए बैंड 3 मोस्ट कॉमन था, नहीं मोस्ट कॉमन प्रोटीन था। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है, याद है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होता है बैंड 3। तो ये कहाँ पाया जाएगा ज्यादा, ये वाला म्यूटेशन। अच्छा, बैंड 3 तीनों चीज करता था, है ना। ये कहाँ पाया जाएगा, जहां मलेरिया खूब होता होगा, यानी अफ्रीका, इंडिया, मतलब एशिया एंड अफ्रीका, है ना। जैसे और भी चीजें थी ना जो प्रोटेक्ट करती थी, वैसे ये भी एक प्रोटेक्शन, याद है, थैलेसीमिया प्रोटेक्टिव था। तो वैसे ये भी, क्योंकि टाइम के साथ चीजें सिलेक्टिव होती जाती है, जो अनफिट होता है वो मार दिया जाता है, जो फिट होता है वो सरवाइव करता जाता है, और वो म्यूटेशन उसके बनते जाते हैं। तो यहीं पे लिख दीजिए बैंड 3 का कुछ रिलेशन है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के प्रोटेक्शन। ओके, अच्छा ये देखिए, अब सबसे नीचे वाला क्या था, कैटायंस के डिफेक्ट की वजह से हुआ था ना स्टोमेटोसाइट। उसमें हमने दो वेरिएशन बताए थे, या तो अंडर हाइड्रेटेड हो सकती है, मतलब डिहाइड्रेटेड हो सकती है, या ओवर हाइड्रेटेड हो सकती है। तो ये देखिए मोस्टली डिहाइड्रेटेड है। ये वहां पे लिखा था ना कि एक कोई कैटायन चैनल PIZ01 लिखा था ना वहां पे नीचे, सबसे नीचे अभी दिखाते हैं, और दूसरा एक पोटेशियम चैनल था। इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा था, और जो ग्लट वाला रिसेप्टर था उसकी वजह से ओवर हाइड्रेशन हो रहा था। बट इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी, मतलब एग्जाम में भी आएगा, अगर पीजी में भी MCQ आता है तो यही आएगा कि होता क्या है स्टोमेटोसाइटोसिस। तो यही बोलेंगे कि जो सेंट्रल पैलर होता है वो स्लिट लाइक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इतने लेवल का क्वेश्चन आएगा कि RH एंटीजन के म्यूटेशन से होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत एग्जाम में बैठे, DM में बैठना चाहिए, ठीक है, वो भी हेमेटोलॉजी के। तो इसको हम लोगों ने क्यूरेट कर लिया अपने नीड के हिसाब से, इसको बना लिया ना। अब ये आपको स्कैफोल्ड देगा कि आपको कुछ भी शॉर्ट नोट पूछ दे तो फटाक से इसको ड्रॉ करिए पहले पेज में, है ना, जितना याद आ जाए उतना ड्रॉ करिए, गलत ड्रॉ मत करिए। कम से कम बैंड 3 में तीनों तो याद आएगा ना भाई, और दो मोस्ट कॉमन हमने याद ही कर लिया, एक अल्फा स्पेक्ट्रिन और दूसरा एंकाइरिन। ये हम लिख ही देंगे, और एक चीज जरूर लिख देंगे, हर बार याद रहेगा कि ये जेनेटिकली बहुत डाइवर्स ग्रुप है।